हाँ तो देखिए, तो स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से करेंगे, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स पहले। और फ्रिक्शन जितना हमने पढ़ लिया है अप टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट लॉ मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख भी दिया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ बॉडी। और यहाँ बैलेंस सिचुएशन में, क्योंकि ये बॉडी जो है फॉरवर्ड तो मूव कर रही है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये इधर फॉल हो जाएगी इस टेबल से, तो यहाँ हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ये बैलेंस है। तो वेट को हम नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन ये ब्लॉक लगा रहा है इस टेबल के सरफेस पे, टेबल का सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगा रहा है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ हम R इज इक्वल्स टू mg कह सकते हैं। और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि कॉन्टैक्ट एरिया सेम रखते हुए और वेट को बढ़ाया गया तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के आया। आज मैं आपसे दो थ्योरिया जो मैंने अभी नहीं बताई थी आपसे, कल एक दो क्यूरी आ रही थी कि सर फ्रिक्शन में ऐसे भी चेंज हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तो आज मैं दोनों ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, पहले कुछ जैसे हमने पढ़ा था ना इसमें स्टार्टिंग में एरिस्टोटल, फालेसी और फिर गैलोलियो। एरिस्टोटल अपनी अलग बात रख रहा था, गैलोलियो अपनी अलग बात रख रहा था, इसी तरह से इसमें भी थ्योरी हैं दो, एक ओल्ड थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी है। हमारी जो बुक अब प्रीफर कर रही है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रही है, उसमें जो अपडेट वर्जन आए उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ मैं आज दोनों थ्योरी भी डिस्कस करूँगा आपसे, और फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को। तो यहाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो गई थी हमारी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और एक काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया आपसे बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो पाया है, ऐसा चलेगा जब तक कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, जब तक कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट आ जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ग्राफ हमने कल ड्रॉ किया था एक, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से था कि अगर हम तीनों फ्रिक्शन, थ्री टाइप्स को अगर हम शो करते हैं कि भाई यहाँ पर हम अगर फ्रिक्शन लिख लेते हैं और यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लिख लेते हैं, तो कुछ ये ग्राफ आया। पहले तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर ये मैक्सिमम लेवल तक गया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन होके हो जाता है कांस्टेंट। तो हमने जो यहाँ पर थ्री टाइप शो की थी यहाँ पर फ्रिक्शन की, तो ये जो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया हमारा, मैक्सिमम लेवल तक गया जो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा, और फिर जो कांस्टेंट हो गया उसको हमने काइनेटिक फ्रिक्शन बोला था। तो कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि देख रहे हैं आप जैसा इस ग्राफ में भी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम है, कांस्टेंट तो हो गया है, लेकिन ये फिर यहीं से कांस्टेंट होना था मैक्सिमम होने के बाद, लेकिन यहाँ से नहीं दिखाते हैं हम, यहाँ थोड़ा डाउन करके दिखाते हैं, तो ये लिखा भी जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन Limiting लिमिटिंग friction. फ्रिक्शन FL से। देखिए बच्चों, जब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाता है तो हम कहते हैं वहां फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वहां एक और पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट होता है हमारा इनर्शिया। ठीक है, जब बॉडी एक बार स्टार्ट कर देती है चलना तो मोशन में है, वेरी गुड कवित, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, और आपने अगर कल के नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ भी था साफ साफ कि इसमें इनर्शिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्हील है, रोल कर रहा है, एक बार रोल कर रहा है वो, तो इनर्शिया की वजह से अगर आप उस पर अप्लाइड फोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो वो कंटिन्यू रोल करता ही जाएगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उस फ्रिक्शन का अपोज करने वाला इनर्शिया भी आ गया है, जब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो गया है, तो तब हम कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम, क्योंकि उसका अपोज करने वाला एक और आ गया है इनर्शिया, और वो इनर्शिया उस बॉडी को फिर कंटिन्यू मूविंग कंडीशन में रखना चाहेगा।
जिसकी वजह से हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछ ले ये बात कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम क्यों होता है, तो हम कहेंगे इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अब इनर्शिया, जब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर इनर्शिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आज जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आज से अपनी रिकॉर्डेड क्लास जो है, ये जो क्लास चल रही है ये भी सेंड कर दूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे यही सोचे कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग देख के काम चला लेंगे। जब लाइव इंटरेक्ट रहोगे तो साथ साथ डाउट भी क्लियर होते जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास में आपके डाउट रह जाएंगे। तो ये आपने क्लास तो अटेंड करनी करनी, ये उनके लिए है कि भाई जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू है या जिस और किसी कारण की वजह से वो उस टाइम के ऊपर नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए है बस जस्ट। तो यहाँ देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने ये जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर लिखा हमने इसको। म्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं, तो म्यू इज आल्सो इक्वल्स टू एफ अपॉन में आर। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सरफेस, आपने कौन सा सरफेस ले रखा है, उसकी रफनेस के ऊपर, उसकी स्मूथनेस के ऊपर। तो यहाँ तक चलो पूरा नहीं आया, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि आपको 100 में से लगभग 70-80% आ गया होगा। फिर भी कुछ एक के डाउट्स है, आज की क्लास में वो क्लियर करेंगे। तो चलिए, अभी तक जितना पढ़ा है ना उससे रिलेटेड मुझे एक दो क्वेश्चन करके दिखा दो, तो तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा कि हाँ फ्रिक्शन हमें समझ में आने लग गया है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अभी के लिए अपनी नोटबुक पेन साथ में रखें और क्वेश्चन साथ साथ जरूर करें, सभी बच्चे ट्राई करें, चाहे फिर गलत ही हो रहा हो। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आता है भाई, ये बॉडी रोल होने यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील। एक कोई व्हील है और वो ग्राउंड पे रोल कर रहा है, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, इस पे ये हमने व्हील। व्हील जब रोल करता है तो उसको बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक अगर मान लीजिए ये सरफेस है और इस पे कोई भी एक ब्लॉक है, उसको आप स्लाइड करा रहे हैं, ऐसे आगे खींच रहे हैं, तो ये हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आज बताना भी है ये टॉपिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर टाइप्स होती हैं बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे कि तुम्हारे हिसाब से रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? ज़्यादा की बात पूछ रहा हूँ मैं। स्लाइडिंग 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 ज़्यादा, रोलिंग कम होता है। रोलिंग कम होगा। हाँ, रोलिंग कम होता है, इसलिए तो व्हीकल्स के साथ में व्हील लगाए जाते हैं ताकि इजीली वो चल पाए। यस, ये भाई कौन है ये जो जिसने हैंड रेज किया है, एक तो नाम इसने ठीक नहीं कर रखा है। बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है? अरे जिसने हैंड रेज किया है, मैं नाम बोलूंगा तो बाकी बच्चे हंसेंगे। आप एक तो अपना नाम प्रॉपर रख ले, लिखा हुआ है शूटर कुछ लिखा हुआ है, और कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो ही अपना हैंड रेज करें, बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, अदरवाइज क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हमें सभी को पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। यही तो इन्वेंशन हुई थी कि उस ब्लॉक को खींचा जा रहा था, फिर किसी के दिमाग में आया कि भाई इसके नीचे कुछ सर्कल टाइप व्हील लगा देते हैं, तो उसका चलना इजी हो गया क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन को कम कर दिया गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये टाइप्स हम और भी अच्छे से समझेंगे रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। तो यहाँ पर कहा इस क्वेश्चन में कि एक व्हील है जो रोल कर रहा है किसी ग्राउंड सरफेस पे, और यहाँ पर उस ग्राउंड सरफेस के साथ इस व्हील का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। यहाँ पर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक तो जो भी आप आंसर दे देते हैं उसके बाद म्यूट कर लिया करो, ये चेक करते रहो कि तुमने म्यूट रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि तुम्हारी यहाँ जो आवाज़ है पीछे से वो मुझे भी सुनाई देती है यहाँ तक।
तो रोलिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पर एक व्हील रोल कर रहा है एक ग्राउंड के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को दे दिया गया 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये। इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, कार का व्हील है ये, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होके और स्पीड गेन कर लेती है, मतलब रेस्ट पे है तो उसका यू हो गया, हम कह सकते हैं 0, और स्पीड वो गेन कर लेती है, स्पीड गेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर लेती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह दिया कि जी को आप 10 लेते हुए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया U0 से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करने के लिए। जिस रोड पे वो चल रही है वो कार, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.5। सिंपली बात है बच्चों, ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, बताइए मुझे। एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे इसको? एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज U0 था पहले, अब उसकी स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर। इस दौरान उसे कुछ टाइम लगा होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यहाँ वो डिस्टेंस कवर पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने इस स्पीड तक पहुंचने के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको, उन पे हर एक पे हम स्मूथ सरफेस ले रहे थे। सर 40 वेरी गुड, 40 मीटर। यस, राइट आंसर 40 मीटर। बाकी भी करें भाई, जिसने नहीं किया वो एक बार ट्राई जरूर करें, टाइम दिया जा रहा है। कोई ये नहीं है कि किसी एक ने बता दिया तो दूसरे छोड़ दे कि भाई वैसे हमारा तो नहीं होगा। आप एक बार ट्राई जरूर करो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप आंसर सही लेके आएंगे। आंसर इज 40 मीटर। देखो चेक कर लिया करो कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी। अब एक तो गड़बड़ ये ना करें बच्चे, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना है भाई। 72 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। हाँ वेरी गुड। तो ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर से पर सेकेंड हमारा v आ गया, और हमें s निकालना है। अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसमें दो दिक्कतें आएंगी, ना तो टाइम है ना एक्सेलरेशन है। एक अगर इक्वेशन यूज करूं मैं, s डिस्टेंस निकालना है तो s वाली यूज करनी पड़ेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये यूज करता हूं तो v है, u है, बट a नहीं है। अब a निकाल सकते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन का कंसेप्ट। F इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, म्यू आर। यू आर। हाँ बिल्कुल ठीक। मान लीजिए इधर चल रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट होगा इसका कुछ mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी उसके ऊपर r, अगर वो आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा F। अब उस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू आर, तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, फिर यही काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लिमिटिंग है तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने ये चेक करना है एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है, वो सब। तो वो क्वेश्चन आगे करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू म्यू आर, और R की जगह हम यूज़ कर सकते हैं M इंटू जी। अब देखिए ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स यहाँ पर, और ये फ्रिक्शन यहाँ इससे अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, यहाँ से आप इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालेंगे और वो ए की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। एक्सेलरेटेड मोशन है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ उसने, तो फोर्स उस पर अप्लाई किया, मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको चलाने के लिए, इतनी स्पीड गेन कराने के लिए, और ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ा इतना काम। तो यहाँ पर हम F इज इक्वल्स टू जो एम ए लिख रहे हैं,
और r की जगह mg यूज करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करके और इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कराऊं या कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस, डाउट है किसी का कोई तो पूछिए। नो सर। आप यहाँ पर इस f की जगह ये m इंटू ए भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए वो कहता है ना कि 72 किलोमीटर गेन करने के बाद कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया, तो हम कह देते हैं कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता हमारा। वो कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब है वो काइनेटिक फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर ही होता। कांस्टेंट स्पीड का मतलब फोर्स बैलेंस होना, रेस्ट का मतलब भी फोर्स बैलेंस होना। बट यहाँ पर ये उसको चलाने के लिए इतना फोर्स लगाया जिसके बाद उसने इतनी स्पीड गेन कर ली, तो इतना चलाने के लिए लगाया तो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया, मतलब कि आपने इतना फोर्स तो लगाया लगाया। और ये हम बराबर लिख ही सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखो। सेकंड क्वेश्चन में आज इसमें बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी, ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे भी। कहता है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है भाई, और ये हम इसके व्हील दिखा देते हैं। और इस ट्रेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है। तो यहाँ डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, मान लीजिए इधर एक्सेलरेट कर रही है, तो ये एक्सेलरेशन ही निकालनी की कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी इस ट्रेन की। क्या कंडीशन लगाई हुई है? इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। जो इसके फ्लोर पे ये जो बॉक्स रखा है ना, ये यहीं रुका रहे स्टेशनरी। अगर ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसा भी हो सकता था कि ये बॉक्स ना इसको जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाए और गिर जाए यहाँ से। तो गिरना नहीं चाहिए, ये एक जगह रुका रहना चाहिए, स्टेशनरी कंडीशन पे रहे ये बॉक्स। तो ट्रेन का कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो कि ये बॉक्स अपनी जगह पर स्टेशनरी रहे। और ये दे दिया कि इस बॉक्स के और इस फ्लोर के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ रोकने का काम ये फ्रिक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, वो है 0.15। 0.15 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पर भी कह रहा है जी का यूज करना पड़े तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज कर लीजिए। और बताइए कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये ट्रेन दौड़ रही होगी, इसके फ्लोर पे रखा हुआ बॉक्स अपनी जगह पे रुका रहे। फिर चाहे वो ट्रेन हो या बस हो, उसमें कुछ भी चेंज करके पूछा जा सकता है। यस, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेन कि फ्लोर पे ट्रेन चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स अपनी जगह से ना हिले, तो ट्रेन में मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 यहाँ पर गिवन है। यस बच्चों, सोल्व किया। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट आंसर। शाबाश, कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। सर 1.5। हाँ बिल्कुल सर सही। 1.5 हाँ मीटर पर ओके सर ओके, 1.5। ये सभी का आंसर सही है। मैक्सिमम 1.5 एक्सेलरेशन यहाँ पर ठीक है बच्चों, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पे फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है, और उस फोर्स का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए तो ये आगे मूव कर सकता है, तो यहाँ पर बैलेंस कर रखा है, मतलब ये इक्वल रख देंगे। फ्रिक्शन ने उस फोर्स को बैलेंस कर रखा है तभी तो रुका हुआ है। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एफ होगा म्यू आर, आर में रखा जाएगा फिर एम जी। हाँ, और यहाँ एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल। आप एक्सेलरेशन यहाँ से इजीली निकाल सकते। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। ओके वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली।
चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम टॉपिक पे चल देते हैं। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरह का एक क्वेश्चन कि ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रक। अब यहाँ ट्रेन की जगह ट्रक आ गया भाई। अब इसके फ्लोर पे फिर एक बॉक्स रखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम। यहाँ इसका मास दे दिया है जी 1 किलोग्राम। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे बोल भी रखा है 0.6 है। किस किस के बीच में? यहाँ ये जो फ्लोर और ब्लॉक, इसी तरह से फिर ये जो पहले अभी हमने क्वेश्चन किया है 0.6 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दे दी ट्रक की, वहां निकालनी थी, यहाँ पर दे दी एक्सेलरेशन दे दी भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सभी बच्चे ट्राई करें जिसका पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ था। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पर? सेम वही फॉर्मूला, सिर्फ आंसर चेंज, क्योंकि वैल्यूज चेंज कर दी। यस कीजिए, आंसर बोलिए इसका क्या आता है। कितना फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है इसको स्टेशनरी रखने 6 के लिए? न्यूटन। 6 न्यूटन तो गलत बता दिया भाई। 5 न्यूटन। हाँ 5 न्यूटन राइट आंसर है। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, यस 5 न्यूटन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? 5 न्यूटन। हाँ ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी ऐसे और भी मिलेंगे तुम्हें बुक के अंदर, वो आप इजीली ट्राई भी कर लेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उतना ही आपका कंसेप्ट ठीक से क्लियर होता जाएगा। अब चलिए देखिए, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक पे। तो मैं जैसा कि बता रहा था स्टार्टिंग में भी आपको कि आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो ओल्ड थ्योरी लिख देता हूँ एक जगह, तो मैं 5 न्यूटन क्यों आया? हाँ 5 न्यूटन कैसे आया? देखो 5 न्यूटन सेम फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एफ भाई यहाँ पर आप जो एफ लिखेंगे ना, ये एफ फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होगा। और इसको अगर मैं लिख लेता हूँ, और हमें यहाँ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा फोर्स हो गया भाई मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फ्रिक्शन के बराबर ही होगा, और मास हमारा कितना है 1, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो फ्रिक्शन आ गया भाई हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, यस बोलिए। यस यस सर। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाई एक ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन और एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, तो समझना इसको थोड़ा ठीक से। ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन में बताया गया कि देखो ये हमारे पास, और मतलब फ्रिक्शन जब डिस्कशन हुआ ना, तो सबसे पहले यही बताया गया कि फ्रिक्शन का कारण होता है किसी भी सरफेस का रफनेस। मान लीजिए मेरे पास एक ए सरफेस है, एक कोई दूसरा बी सरफेस है, इस तरह से ये कोई बी सरफेस, ये ए सरफेस हो गया, ये कोई एक बी सरफेस हो गया। अब ए सरफेस के ऊपर बी सरफेस को मान लीजिए मूव कराया जाए फोर्स अप्लाई करके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर एक इंटरलॉकिंग बन गई है रफनेस की वजह से। जैसा कि मैं यहाँ से कहूँ कि ये हमारे पास रफनेस है, दूसरा हाथ में इसमें इंसर्ट करा दूं, तो ये लॉकिंग बन गई है, इंटरलॉकिंग। और इस डायग्राम में भी देख रहे हैं
अब इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए लगाया जा रहा है फोर्स, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ये रफ होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर रफनेस को बताया गया मेनली, और कहा कि इनके बीच में जो है इंटरलॉकिंग हो गई है। तो ओल्ड थ्योरी में पॉइंट फर्स्ट अगर ये बात करें हम, तो मेनली काज ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रफनेस है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो प्ले करेगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस किया गया इसमें कि अगर आप ये एरिया बढ़ाएंगे, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, अगर कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो उतना ही फिर फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया। Contact area. ये ओल्ड थ्योरी कह रही थी, लेकिन जब इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई, तो ये पाया गया, जैसे मैंने अब फर्स्ट लॉ में डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, कि आप कांटेक्ट एरिया सेम रखते या कांटेक्ट एरिया आप बढ़ा भी रहे हैं और वेट को नहीं बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा। तो ये कहा गया कि नहीं, कांटेक्ट बाद में जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, तो इसका मैं आपको ना एक नोट्स भी भेजूंगा अलग से, उसको रीडिंग करना, नोट मत करना उसको बुक में। एक बुक की थ्योरी मैंने इसमें आज जो मैं भेजूंगा तुम्हारे पास नोट्स, उसमें थ्योरी काफ़ी है, तो उसको रीडिंग कर लेना। उसमें दोनों थ्योरी लिखी हुई है, ओल्ड थ्योरी भी और एक मॉडर्न थ्योरी भी। तो ओल्ड थ्योरी ने कहा कि कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि अगर आप वेट को नहीं बढ़ा रहे हैं, कांटेक्ट एरिया बढ़ा भी रहे हैं, तो भी फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो ये जो है ये पॉइंट इसने रखा, लेकिन ये गलत था। और वो जो पॉइंट आया फिर वो मॉडर्न थ्योरी में आ गया। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट एरिया पे ना डिपेंड होके डिपेंड करेगा बॉडी के वेट पे, वेट ऑफ बॉडी, या हम इसको ये भी जहाँ लिख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक पॉइंट तो उसका ये हो गया, और उसने ये कहा कि आप ये पूरा एरिया मत लो, जैसे उसने बताया ना कांटेक्ट एरिया। अब इस थ्योरी का अकॉर्डिंग था कि जहां पर भी, ठीक है, ये रफनेस थी, इस पे जब दूसरी बॉडी को रखा है, प्लेस किया है, तो प्लेस करने से यहाँ इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आया, जिसको हम कांटेक्ट फोर्स भी कह रहे थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यहाँ दो एरिया है, एक अपरेंट एरिया है और एक कांटेक्ट एरिया। तो ये कहने लगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज हो रहा है। चलिए ठीक है। अब ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए सर इसको स्मूथ करें, अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा स्मूथ कर दें और फिर इस पे हम एक बॉडी को फिर रखें, तो स्मूथ कर देने से तो दो मॉलिक्यूल के Friction बीच कम। का डिस्टेंस कम हुआ है, डिस्टेंस कम हुआ है, तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है, बट देखो एक पॉइंट यहाँ ये भी आता है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें उसको, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस कर दें, अगर आप एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें सरफेस को, तो मतलब कि मैं ये कहूँ कि मान लीजिए ये दो ग्लास सीट है, एक ये है और एक ये है, और इनके बीच में आपने एक कोई भी लेयर ऐसी बना रखी है जो बिल्कुल स्मूथ कर रही है, फिर भी प्रॉब्लम आती है इसको चलाना। इसके कंपेरेटिवली जो फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस मान लेता हूँ, अब इसको चलाने के लिए आपको फर्स्ट केस से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्मूथनेस भी फ्रिक्शन को बढ़ाती है, ये भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्व है। आपने कहा यहाँ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो फ्रिक्शन को कर रहा है, अब आपने एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है। अब डिस्टेंस बहुत कम हो गया है तो कांटेक्ट फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया है। तो एक्स्ट्रा स्मूथनेस की वजह से भी फ्रिक्शन बढ़ता है। कभी भी आप दो ग्लास सीट को और बिल्कुल स्मूथ करके चलाएंगे तो वहाँ भी आपको रफनेस, या कहें तो मैं यहाँ पर आपको फ्रिक्शन महसूस होगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन महसूस कर पाए।
तो एक्स्ट्रा स्मूथनेस भी, निकिता जो ये क्वेश्चन था कि सर स्मूथनेस से तो डिस्टेंस कम हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा। एक्स्ट्रा स्मूथनेस अगर आपने कर दिया तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसने दो पॉइंट अपने रखे मॉडर्न थ्योरी ने, कि एक तो फ्रिक्शन डिपेंड करेगा वेट ऑफ बॉडी पे, ना कि कॉन्टेक्ट एरिया पे, वेट ऑफ बॉडी या नॉर्मल रिएक्शन पे। और एक्स्ट्रा स्मूथनेस बढ़ा दिया आपने तो भी फ्रिक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज ही होता है। ये दोनों थ्योरी की एक बार रीडिंग और कर लेना जो मैं आपके पास भेजूं उसमें से। तो हम यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी का कंसेप्ट उठा के चलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन या वेट ऑफ बॉडी। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे भी। यस, कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो पूछिए भाई अभी। एनीवन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? अगर आप सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी फ्रिक्शन बढ़ता है। तो आप एक लिमिट से ज़्यादा स्मूथ नहीं कर सकते हैं उसको। तो टॉपिक पे चलता हूँ भी मैं इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्चुअल अपरेंट एरिया। हाँ, ये पुष्कर की मैंने शायद कल नोट्स में ना एक लाइन लिख दी थी, वो काट लेना, कि यहाँ लिखा था फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया। वो गलती से था कि वो डिपेंड करता है, मतलब कि ये नहीं है कि कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया तो फिर फ्रिक्शन बढ़ गया, वो ओल्ड थ्योरी का ही अकॉर्डिंग था जैसे, तो वो लाइन कट कर लेना वहाँ से। हम यहाँ यही कहेंगे कि फ्रिक्शन डिपेंड करेगा बॉडी के वेट पे, क्योंकि मैं पहले एक्सपेरिमेंट बता चुका हूँ जब फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ को, कि एरिया आप बढ़ा भी रहे हैं, वेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा था, बट आप सेम एरिया के ऊपर वेट बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ रहा था। यहाँ पर एक टॉपिक आएगा अब इसके बाद, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो किसको कहा जा रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखिए ये, चलिए टॉपिक यहाँ पर लिखा है मैंने, नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम कि कौन से एंगल को फ्रिक्शन कह रहे हैं, तो वो समझने के लिए मैं यहाँ एक सरफेस पे ब्लॉक दिखा रहा हूँ, एक रफ सरफेस, m मास इस ब्लॉक का। एक सेकंड भाई, बाकी जो बच्चे अभी रह रहे हैं इनको ज्वाइन करा देते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक दिखाया है, जिस ब्लॉक का मास हम m ले लेते हैं। तो यहाँ इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। और कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे आप? एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा देंगे यार, एक फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया कैपिटल F, एक फोर्स हो गया यहाँ पर फ्रिक्शन, जो कि अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक इस एंगल को बताया गया है, एक हम कहें तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट अगर निकालता हूँ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, तो वो कुछ ऐसे निकलेगा। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया है, एक ही बॉडी पे काम कर रहा है, इसी बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालने जाएं फ्रॉम द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन रूल, तो ये डायगोनल हमें देगा इसका भाई रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ये थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा may be defined as angle between
एंगल बिटवीन resultant of f and r, resultant of f and r and r। देखिए f और r का तो रिजल्टेंट ये वाला, और r हो गई नॉर्मल रिएक्शन ये वाली। इन दोनों के बीच में जितना एंगल बनेगा उस एंगल को नाम दिया जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप ये एंगल निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। वो एंगल आप कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए भाई ये कोई O पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये कोई C पॉइंट है, तो ये एंगल निकाल रहा हूँ मैं tan थीटा का यूज करके फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस OB हो जाएगा, और BC को हम इसको इक्वल ले सकते हैं OA, और यहाँ पर फ्रिक्शन जैसा कि दिखाई दे रहा है F, और OB ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है R। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया F अपॉन R, और F अपॉन R बराबर होता है किसके, म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसमें इस थीटा को बोला जा रहा है भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस क्लियर है भाई, एक डेफिनेशन हो गई है ये, और उसको मैथमेटिकली आगे फिर सोल्व कर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, समझ में आ गया है? यस या नो में रिप्लाई दिया करो बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ, मुझे ताकि पता चलता रहे कि तुम यहाँ पर हो अभी। मुझे ऐसा Yes, लगता है sir, कि तुम साइलेंट हो जाते हो ना, तो कि कहीं चले गए और मैं अकेला ही पढ़ने लग रहा हूँ यहाँ। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक आता है, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या इसको हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोल देते हैं। अच्छा, कल हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी को छोड़ देंगे, और कल सिर्फ न्यूमेरिकल डे होगा हमारा सैटरडे को। तो जितना हमने फ्रिक्शन पढ़ा है इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे, कब आएंगे विशेष न्यूमेरिकल कब कर पाएंगे हम? यस, विशेष न्यूमेरिकल कब कर सकते हैं हम? विशेष सुन ही नहीं रहा है मेरी आवाज। अरे सुन रहा है क्या विशेष? कुछ नहीं बोलेगा। तो देखिए भाई, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग किसको कह रहे हैं? ये मैंने कोई एक इंक्लाइन प्लेन बनाया θ1 एंगल पे, इस पे मैंने किसी एक बॉडी को रखा, m इसका मास, तो यहाँ हम कह सकते हैं mg हो गया सर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा विशेष, बोलिए? एकलव्य क्लास में है, एकलव्य यस सर। बोलिए क्या लिखूं भाई इस कंपोनेंट को, ये जो इधर दिखा रखा है मैंने डाउनवर्ड इस साइड में, ये वाला क्या क्या लिखा जाएगा, क्या वैल्यू रखूं इसको, किससे रिप्रेजेंट करूं? इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। यस कोमल फ्रॉम सर्वेंट स्कूल। mg sin theta। वेरी गुड, mg sin थीटा, और इसका अपोजिट हो गया फ्रिक्शन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना mg cos थीटा। अब इस mg sin थीटा की वजह से भी बॉडी नीचे आना स्टार्ट नहीं हो रही है, रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब कि फ्रिक्शन ने इसको रोक रखा है। तो कब आ सकती है ये नीचे? क्या करूं बोलो नीचे आने के लिए इसको, कि नीचे आना स्टार्ट हो जाइए? एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। क्या m और g बढ़ेगा? नहीं, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ने से sin थीटा बढ़ेगा। हाँ, तो मैंने एंगल को बढ़ाया भाई, थीटा एंगल कर दिया, या इसको कुछ और नाम दे लेते हैं, थीटा वहां दिया है तो इसको फाई नाम रख लेते हैं, फाई। तो मैंने इसको फाई एंगल तक बढ़ाया। आपने तब तक बढ़ाना है इस बॉडी का डाउनवर्ड मोशन जस्ट बिगिन टू स्टार्ट, जस्ट चलना शुरू कर दे, इतना ही बढ़ाना है। ये नहीं कि कितना बढ़ा दे, फिर तो एक्सेलरेशन आने लग जाएगी।
जस्ट इसका मोशन शुरू हो जाए एक बार, और जस्ट इसका मोशन शुरू हो गया, एम जी साइन फाई, ये हो गया नीचे एम जी, तो ये हो गया भाई एम जी कोस फाई, और इधर हो गया जी नॉर्मल रिएक्शन आर, और इधर हो गया जी फ्रिक्शन। जस्ट चलना शुरू कर दिया तो कौन सा फ्रिक्शन बोला जाएगा? यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट चलना स्टार्ट कर दे बॉडी, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये यहाँ पर। ठीक है, अब इससे आगे और नहीं रोक पाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कह देगा भाई मेरे बस की बात नहीं है अब मैं इसको रोक सकूं, मैंने जितना रोकना था उतना रोक लिया, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया है तब भी हम फ्रिक्शन को इसी के बराबर ही लेते हैं, क्योंकि रोक तो नहीं पाया लेकिन उसने पूरी ताकत लगा रखी थी, बस अब बॉडी चलने वाली है, तो जहां जिस एंगल पे चलने लग जाए, जस्ट चलना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को ही, देखिए टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल फिर हमारा एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहलाएगा। ये जो फाई है इसको अब हम यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज, जहां तक उसने अपोज किया, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपल, एम जी साइन फाई इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम, या आप इसको एफ एल भी लिख सकते हो, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास एम जी कोस फाई, ये किसके अपोजिट है, बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है आर ने, नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी गिर नहीं रही है, इधर नहीं गिर रही है ना उस साइड गिर रही है, ना इधर गिर रही है ना उस साइड गिर रही है, तो ये दोनों बैलेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा आर के बराबर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, एम जी से एम जी कट गया, साइन फाई अपॉन कोस फाई आ गया जी टेन फाई, और ये हो गया जी एफ एल अपॉन में आर, तो ये हो गया सर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या देखा आपने कि ये तो बराबर ही आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करी होती तो यहाँ ये म्यू एल के बराबर ही आता, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इक्वल आ गए हैं, कब? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो फाई इज इक्वल्स टू थीटा फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब कि फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये दोनों टॉपिक बताओ भी समझ में आए कि नहीं आए, दोनों एंगल, एक एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस, क्लियर है? यस सर। दोबारा से रिपीट करना है कोई भी बताइए मुझे इसमें। सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपीट कर दो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मैंने बताया था, चलो मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये बताया मैंने कि ये कोई भी एक बॉडी है, ब्लॉक है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रखा है हमने F, अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन हो गई, तो इन दोनों का, फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का जब रिजल्ट निकालोगे वो ये आएगा, फ्रॉम वेक्टर एडिशन रूल, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको कह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें, वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये BC हो गया पूरा परपेंडिकुलर, जो कि F के इक्विवेलेंट है, और अपॉन में हो गया बेस, ये वाला BO जो कि R के इक्विवेलेंट है, और F अपॉन R इज इक्वल्स टू होता है म्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। और अभी हमने जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग पढ़ा है वहां पर टेन फाई इज इक्वल्स टू आया है म्यू एल। तो अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा तब वहां पर हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन फाई, मतलब फाई इज इक्वल्स टू थीटा। एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके बच्चों, बताइए किसी का कोई डाउट है तो यहाँ तक, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, तो तो एक बार
इनर्शिया वाला सर यहाँ पॉइंट tan रिपीट थीटा कर इक्वल टू f अपॉन r क्यों हुआ? एक सेकंड, पुष्कर कह रहा है सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी है लिमिटिंग। अगर आपने मैक्सिमम, मैंने कहा कि ये बराबर कब होंगे, जहां पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आएगा ही भाई, आएगा जब तक, मान लो मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ, मैंने लगाया 5 न्यूटन फोर्स, नहीं चला। 7 न्यूटन लगाया, फिर भी नहीं चला, क्योंकि ये बढ़ गया फिर फ्रिक्शन। मैंने 10 न्यूटन चलाया, अब चलना शुरू हो गया, तो 10 न्यूटन हम कह सकते हैं इसका फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लेवल इसका, मैक्सिमम क्राइटेरिया। हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई, अब बताओ मुझे क्या पूछना था। यस, कोई क्वेश्चन बीच में पुटअप कर रहा था। बोलिए निकिता, कवित, कुछ पूछना चाह रहे थे, सर पूछना चाह रहे थे। सर एंगल ऑफ स्लाइडिंग दोबारा बता दो। एंगल ऑफ स्लाइडिंग दोबारा बता दो। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे क्वेश्चन, टॉपिक एक बार ठीक से समझ लो। ये सर ये हाँ, y इक्वल टू थीटा कैसे हो गया? ये दोनों तो डिफरेंट एंगल है ना। नहीं, ये बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में, क्योंकि वही tan थीटा म्यू के बराबर आया, अब tan फाई म्यू एल के बराबर आया। अगर ये म्यू एल हो जाए तो दोनों बराबर, तो tan थीटा बराबर tan फाई हो सकता है भाई। यहाँ वाला ये जो एंगल है फाई, उसके बराबर, मान लो ये 60 डिग्री है तो वो भी वहां 60 बन रहा होगा। लेकिन ये कब होंगे बराबर, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात हो रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में। तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन के केस में बराबर हो सकते हैं। कौन कौन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। यस निकिता। यस सर। हाँ कवित भाई, एंगल ऑफ स्लाइडिंग उस एंगल को कह रहे हैं कि जिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर जस्ट बॉडी चलना शुरू कर दे नीचे। जस्ट चलना शुरू करने का मतलब है कि जो ये इस बॉडी का एक वेट का कंपोनेंट mg sin फाई आया, ये लगभग उसी के बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन उस पर लगा, जस्ट चलना शुरू किया इसमें। और ये था इसमें mg, और ये कंपोनेंट आया mg cos फाई, ये कंपोनेंट इसका r था। अब इक्विवेलेंट, क्योंकि जस्ट चलना शुरू ही किया है उसने, तो ये सारे बैलेंस ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg sin फाई बराबर fs मैक्सिमम, या आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रख सकते हैं। और mg cos फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा r, डिवाइड किया, कैंसिल, tan फाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू एल। तो अगर tan फाई म्यू एल और tan थीटा भी म्यू एल होता, मान लो मैक्सिमम फोर्स लगा रखा था उसके ऊपर कि बस चलने वाली थी बॉडी स्मूथ, उस सरफेस के ऊपर भी, प्लेन सरफेस पे भी, इस पे जस्ट चलने वाली थी वो, तो भी यहाँ फ्रिक्शन जो आपका ये जो एफ होगा ये मैक्सिमम लेवल पर ही हो जाएगा। और फिर उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड फाई इज इक्वल्स टू थीटा। यस कवित, क्लियर है? यस सर। तो भाई ये टॉपिक सर जो हमने जो पढ़े, हाँ स्लाइडिंग, जो ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग में फर्स्ट केस है, हाँ, फर्स्ट केस पे चलना शुरू नहीं हुआ था, फ्रिक्शन ने रोक रखा था उसको, थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था, उसका चलना ही शुरू नहीं हुआ था। तो फिर हमने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ा, फिर और बढ़ाया तो फ्रिक्शन और बढ़ा। अब फ्रिक्शन ने कह दिया कि भाई बस मैं इससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकता हूँ, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया हूँ, अब मैं नहीं रोक पाऊंगा इसको, अब ये जाएगी ही जाएगी नीचे। उस कंडीशन को, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है? नहीं सर यहाँ पे ये थीटा, ये भी एफ और आर के बीच नहीं नहीं, ये कितना आएगा, एफ और आर के बीच में कैसे बनेगा ये एंगल? ये तो एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोल सकते हैं इसको ओनली। फिर अरे भाई ये बने या ना बने, मतलब आप उसको डेफिनेशन से कंपेयर मत करो, उसको मैथमेटिकली कंपेयर करो कि दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन बराबर होने की कंडीशन है कि फ्रिक्शन वहां पर मैक्सिमम लग रहा हो। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ, मतलब कहीं पे न्यूमेरिकल में अगर ऐसा कंसेप्ट फंस रहा हो आपका, तो इन दोनों एंगल को बराबर रख सकते हो, ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगी।
लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है स्लाइडिंग का, और वो जस्ट एक रिजल्टेंट आर और एफ का रिजल्टेंट और आर के बीच का एंगल। डेफिनेशन डिफरेंट है दोनों की। ये बराबर मैथमेटिकली हो सकते हैं बस। ठीक है भाई, तो आज की क्लास ख़त्म कर देता हूँ मैं। प्रेजेंट अपनी भेज ही देना। आज का जो टॉपिक है फ्रिक्शन, जितना भी हमने पढ़ा एक बार ज़रूर रिपीट कर लेना, क्योंकि कल हम इस पे क्वेश्चंस ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कल, ताकि ये हमें और ठीक से समझ में आए फ्रिक्शन। दोनों थ्योरी एक बार पढ़ के देखना, मॉडर्न थ्योरी भी और एक ओल्ड थ्योरी भी। ठीक है भाई, मेरे पास व्हाट्सअप कर देना भाई अपनी प्रेजेंट को। तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग का मतलब ये मैं नहीं है, फिर बता रहा हूँ, आपको लाइव क्लास में आना ही आना है। यस, गजेंद्र है भाई क्लास में? गजेंद्र? यस सर। हाँ ठीक है, ये काम कर लेना भाई, जो भी पेंडिंग रह जाता है तेरा। हाँ सर, कर लूँगा। सर हाँ बोलिए। सर हाँ प्रेजेंट व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। हाँ, वहीं पे भेज दिया करो रोज। चलिए ठीक है, ओके। सर एक